जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपको बताया, हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। साथियों, तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए साथियों, देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें पहली बार किसका उल्लेख मिला है। तो बताओ साथियों, किसका उल्लेख मिला है। किसका मिला है? शूद्र। जो शूद्र होते हैं, इनका उल्लेख मिला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। प्रश्न नंबर 2, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो चीन का यात्री फाहियान था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका एक उपाधि कौन सी मिली थी इन्हें? विक्रमादित्य की। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। जो 16 महाजनपद होते हैं, उनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है। तो किसमें मिलता है? अगुंतर निकाय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अगुंतर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इनमें से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी। तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। साथियों, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें हमारे चैनल से जुड़ने के बाद। प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था। जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है, ये 1576 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो किसके किसके मध्य लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप, ये जो युद्ध है, इसमें किसकी जीत हुई थी। इसकी किसकी जीत हुई थी, लोग आप बताओ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, किस वर्ष हुई थी? 1954। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ये कौन थे? ये शहनाई वादक के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। शहनाई वादक के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर आपसे ये बताया जाए कि सरोद के लिए कौन? सरोद, तो कौन बजाता सरोद? अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान। संतूर कौन बजाता? संतूर शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों। प्रश्न नंबर 8, इरडा नियमन करती है। जो IRDA है, ये किसका नियमन करती है। IRDA है, ये किसका निगमन करती है। यह बीमा कंपनियों का निगमन करती है। किसका? ये बीमा कंपनियों की देखरेख करती है कि कोई बीमा कंपनी किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही है, मतलब फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इसका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9, अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है। मतलब अंधा महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है। तो पता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है। रोम शहर है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो किसके? ये टाइबर नदी के किनारे बसा। किसके? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप लोग ये बताएंगे कि रोम किस देश की राजधानी है। रोम जो है, ये किस देश की राजधानी है। साथियों, जैसा आपको बताया, हम लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो इसके खुशी बहुत है हम लोगों की, हम लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और एक बात का दुख भी है कि हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है। ये नहीं होना चाहिए था। अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को कम से कम 2-2 वर्ष अभी और खेलना था आगे। चलिए, जैसा उन्होंने किया सब ठीक ही किया। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन सा है? जोंग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोंग जलप्रपात। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ये कहाँ? ये कर्नाटक में है। किस नदी पर है? किस पर? शरावती नदी। शरावती नदी या सरस्वती नदी, से कुछ भी कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। कितनी? इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12 है,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? देखो गोवा की लगती है, गुजरात की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, लेकिन राजस्थान की नहीं लगती है। राजस्थान की सीमा किसी भी ओर से नहीं लगती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है ये सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? बताओ किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है? जो महालनोबिस हैं इनका संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है? तो किसका? दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? तो किसमें? कृषि में है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि में है। वो भी कितनी है बताइए साथियों, कितनी है? नहीं साथियों, सॉरी, कृषि में नहीं है, कृषि में नहीं है, परिवहन संचार एवं वाणिज्य में है। किसमें? परिवहन संचार एवं वाणिज्य में है। वो कितनी है? 18.5%। और किसमें कितनी? कृषि। मतलब कृषि कितना योगदान देता है भारत की अर्थव्यवस्था में? तो कितना देता है? 17%। 17% योगदान कृषि देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जिसको हम किसी सरकारी जो ऑफिसर है उसके खिलाफ लागू की जा सकती है? तो कौन सी है साथियों? बी, परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? ये तो कितना सरल क्वेश्चन है। कितने? 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु तक हम लोग वोट दे सकते हैं। और आप लोग ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा संशोधन था और किसने ये संशोधन कराया था कि वोट देने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया था? 21 से 18 वर्ष कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 साथियों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या है? अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? जो WHO है इसने 2023 में कितने देशों को मलेरिया से मुक्त कर दिया है? तो कितने? अजरबैजान और तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। और आप लोग ये बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 19 पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो आप पता करें 11वीं अनुसूची। पंचायती राज हो 11वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है दल बदल। क्या? दल बदल। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। और 8वीं में क्या है? भाषा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20 देखो ये भी साथियों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 2023 को कुंभम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब ये किस राज्य में प्रदान किया गया है? तो किसे? ये तमिलनाडु को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। आप लोग ये बताएंगे कि 2023 में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 21 मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो कौन से होते हैं? देखो अगर पुरुष का एक्स मिलेगा और वाई का एक्स मिलेगा तो क्या होगी? पुत्री का जन्म। तो क्या? पुत्री का जन्म होगा। तो इसलिए हमें पुरुष का वाई चाहिए और स्त्री का एक्स, तब पुत्र की प्राप्ति होगी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 शिष्य में पितृत्व स्थापित करने के लिए, शिष्य में पिता की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया? डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट से यह पता चलता है कि आप किसके लड़के हो, किसके बेटे हो, किसकी संतान हो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 23 हमारा क्या हो जाएगा? 23 साथियों ये क्वेश्चन भी देखो करंट अफेयर का है। बुजी ब्रिज जिसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया था, यह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? जो बुजी ब्रिज है, यह किस देश में बनाया गया था?
तो किसने बनाया? मोजाम्बिक में बनाया। ऑप्शन नंबर रहेगा मोजाम्बिक। आप तो जानते हो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, इनका जलवा चलता है, इनका फॉरेन कंट्री में जलवा चलता है, इनके आगे कोई बोल नहीं सकता। पता है ना आपको, याद रखिए ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताइए। तो कौन है? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता बनी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। साथियों, ये क्वेश्चन हमारा सांझ से है। जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जो बाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या जो है ना, द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 26। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारा 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो कब? 1989। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में दिया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति वनरोध के नाम से भी जानी जाती है? यूपी की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे वनरोध के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राजी। जो राजी जनजाति है ये वनरोध के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? यूपी में भारत खंडे, यह गलत है यहाँ पे। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? नौटंकी। आप तो जानते हैं नौटंकी बहुत प्रसिद्ध है। और आप ये बताइए कि वह कौन सा लोक नृत्य है जिस पर हमारी महिलाएं अपने सर पर 108 वो ना, क्या उसको क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोलते हैं उसको, 108 सर पर रखे, शायद उसको कुछ बोलते हैं, शायद घड़ा, 108 घड़े रखकर नृत्य करती हैं। वह कौन सा है? चरुकुला है। चरुकुला नृत्य, इसे याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरुकुला। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीधा प्रश्न ये है, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 31। कृषि श्रमिक सामाजिक सुधार योजना कब उपलब्ध कराती है? जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है ये कौन उपलब्ध कराता है? ये कौन सा आयोग या कौन कराता है? पेंशन तथा बीमा लाभ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1955 में की गई। और 1971, ये 1971 याद रखो, 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो किसे है? पुलिस व्यवस्था में बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 34। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त की जा सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कौन कर सकता है? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? साथियों, ये कब आया था बताओ? ये कब आया था? 1861 में आया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमयों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। जो ग्राम चौकीदार होता है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके? जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति।
जिला पुलिस अधीक्षक की आपको पता है प्रत्येक गांव में एक चौकीदार की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक गांव में एक चौकीदार की नियुक्ति की जाती है। उसमें जो गांव का प्रधान होता है वह भी सलाह प्रदान करता है कि किसे बनाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? 2011 में गूगल आया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? शिमला, ऑप्शन में हो जाएगा शिमला। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपीपीएससी की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। सामान्य हिंदी के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि यही है जो अपना प्लस पॉइंट है, हम हिंदी में ही नंबर बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न का विलोम शब्द है जो अंतिम है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों, आपको बताएं अंतिम का क्या हो जाएगा? प्रारंभ या प्रथम, बताओ इन दो ऑप्शन में से बताओ, प्रारंभ होगा या फिर प्रथम होगा? तो कौन सा होगा? प्रथम होगा, अंतिम का प्रथम। अगर ये होता कि अंत का विलोम क्या होगा तो प्रारंभ हो जाता। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, अगम का विलोम शब्द है, जो अगम है इसका विलोम शब्द क्या है? तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगम का विलोम सुगम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 41 और 42 में हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना, क्या शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो क्या इसमें हमें सांसारिक सही ढूंढना है, किसमें सांसारिक कौन सा सही लिखा है, हमें इसमें सांसारिक को बहुत अच्छे ढंग से ढूंढना है। तो देखिए, देखो ये संसारिक गलत, संसारिक गलत, सांसारिक गलत, सांसारिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांसारिक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, इसमें भी हमें सही बताना है। तो देखो ये आरसी बात लिखा है, ये भी आरसी बात, ये भी आरसी, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा है 43 और 44, इनमें हमें एक मतलब किसी शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, क्या मतलब जिसे प्रताड़ित किया गया हो, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा 43 का बी, प्रताड़ित, प्रताड़ित। तत्कालीन का क्या होगा? तत्कालीन, जो अभी अभी हुआ हो। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो या निम्न जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 और 46, 45 और 46 हमें क्या बताना है? तत्सम बताना कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो चलिए देखते हैं तत्सम कौन सा है। देखो अंगीठी गलत है, अंगूठी ये भी नहीं है, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है। तो अग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निष्ठिका। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, इसमें कौन सा आंवला सही लिखा है? जो आंवला है ये कौन सा सही लिखा है? बताओ कौन सा लिखा है? क्या तत्सम बताना है। आंवला गलत, ये तो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा आमलक। आंवला का जो तत्सम होगा वह अमलक होगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 47, दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? जो दोहा होता है इसमें चरणों की कितनी संख्या होती है? तो आपको पता है दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दाहन, ये कोई नहीं है। अगर यहाँ दहन होता तो सही होता है, दाहन कुछ भी नहीं होता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 49, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का शब्द, अमृत शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कौन सा? जल, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जल है, ये पानी का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 50, उत्पाद में कौन सा उपसर्ग है? उत्पाद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा? उत, उत्धन पात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 51, वर्धमान में प्रत्यय है, जो वर्धमान है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो किसका? मान, वर्धमान। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? तो क्या? छ, ये स्पर्श व्यंजन है। सा सा हा, सा 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 हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं? सा 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 हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ला, ये पार्श्व व्यंजन है। अगला क्या है, 53, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से अंजलि कौन सा सही लिखा है? अंजलि कौन सा सही लिखा है?
53 का क्या हो जाएगा? बताओ कौन सा सही लिखा है, बताइए आप लोग, इसमें से अंजलि कौन सा सही लिखा है? वही बात नहीं है कि अंजलि लौट आओ, अंजलि लौट आओ, ए अंजलि, आपने सुना होगा वो मीम नहीं बनाते, ए अंजलि क्या कर रही हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 54, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि है, इसमें कौन सी संधि है? तो कौन सी है? गुण संधि है, महर्षि में गुण संधि है। और महर्षि का पूछे संधि विच्छेद तो कौन सा क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55 हमारा क्या हो जाएगा, माता पिता में कौन सा समास है? तो आपको पता है माता और पिता जो है ना, इनमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक चिन्ह किसमें लगता है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 56, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। जो दाम लगाना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना, मूल्य आंकना। अगला क्या है, 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का विलोम शब्द है? असुर का विलोम क्या हो जाएगा? 57, असुर का विलोम क्या हो जाएगा? वैसे साथियों असुर का विलोम देवता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने माना है वो सुर माना है। असुर का विलोम आयोग ने सुर माना है, तो हमें सुर ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं बता सकते कि सर आपने देवता क्यों नहीं बताया, जब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आयोग ने असुर का विलोम सुर माना है, तो आपको ही मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, 58, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? भेद का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? भेद का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो फूट हो सकता है, रहस्य है, छेदन है, लेकिन डर नहीं है, डर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, डर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, बर न म तथा अड़ा का उच्चार स्थान क्या है? न म अड़ा, इनका उच्चार स्थान क्या है? इनका उच्चार स्थान क्या है? तो क्या जाएगा इनका? नासिका, नासिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताओ कौन सा है, बताओ आप लोग कौन सा है? तो कौन सा है? पंक्ति। साथियों हो तो पंछी सकता है, पंछी नहीं, पंछी उड़ते हैं, पंक्ति होगा, पंक्ति लिखी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, 61, सिंह के बच्चों को क्या कहते हैं? मतलब शेर का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिंह शावक, सिंह शावक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंह शावक। अगला क्या है, 62, कैंची किस भाषा का शब्द है? जो कैंची है ये किस भाषा का शब्द है? तो किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द। अगला क्या है, 63, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम शब्द है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किसका? उद, उद हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उद। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 69 क्या हो जाएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा क्या होता है? आपको पता है दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। अगला क्या है, 70, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा? अनियुक्त अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनियुक्त अलंकार। अगला प्रश्न क्या है, 72, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? तो कौन सा बनता है साथियों? कुंडलिया बनता है। क्या? कुंडलिया बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। किसमें? 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, धीरे चलो में कौन सा अव्यय है? धीरे चलो में किस प्रकार का अव्यय है? तो कौन सा? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे में भी क्रिया विशेषण होगा। क्या? क्रिया विशेषण। अगला क्या है, 74, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र तो कौन सा है? पदम पराग। पदम पराग। और इसकी रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। कौन? पदम सिंह शर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का ये अंतिम प्रश्न 75, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है।
साथियों मैं आपसे एक बार और बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।